दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में। इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया और इसे 7 ऑस्कर कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट भी किया गया, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल है। लेकिन ये अपने ग्रेट प्रीक्वल्स की वजह से कभी एक डिसेंट रिस्पेक्ट भी नहीं पा सकी, जबकि 2020 में इसका रीकट वर्जन भी रिलीज किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1990 में आई ग्रेटेस्ट ट्रिलॉजी के कंक्लूजन द गॉडफादर पार्ट 3 के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने और ये मारियो पुजो ने कोप्पोला के साथ मिलकर लिखी थी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल्ड स्टोरी बताऊंगा, जिससे आप इस कंफ्यूज स्क्रीन प्ले को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लेक टाहो एस्टेट के शॉट से। कॉर्लियोने सब कुछ छोड़ के जा चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी 1979। माइकल कॉर्लियोनी यहीं सेटल हो चुका है। वो अपने बच्चों को लेटर लिख के अपने पेपल ऑनर्स के लिए इनवाइट करता है और उन्हें बताता है कि वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। उसके बच्चे एंथनी और मैरी अपनी माँ के साथ रहते हैं। यहाँ से हम पहुँचते हैं सीधा चर्च के सीन में, जहाँ माइकल को अपने चैरिटी वर्क के लिए पेपल ऑनर्स मिल रहा है। और हम गॉडफादर 2 का एक छोटा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ माइकल ने फ्रेडो को मरवाया था। हम वापस चर्च में पहुंचते हैं, जहां आर्च बिशप गिल्डे माइकल को सेंट सेबेस्टियन ऑनर वाला क्रॉस पहना रहा है। माइकल प्रॉमिस करता है कि वो इसी तरह गरीब, बीमार और जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। सेरेमनी खत्म होने वाली होती है जब के अपने हस्बैंड डगलस के साथ वहां एंटर करती है। सेरेमनी के बाद माइकल के न्यूयॉर्क वाले घर में पार्टी चल रही है। यहाँ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है विंसेंट। ये माइकल के बड़े भाई सनी कॉर्लियोने का बेटा है। अबेंडांडो यहाँ रिपोर्टर से बात कर रहा होता है, जो बार बार माइकल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात बीच में ले आते हैं। अबेंडांडो उन्हें ये कह के शांत करवाता है कि पोप ने खुद माइकल को ब्लेस किया है, तो क्या तुम उनसे ज्यादा जानते हो। विंसेंट पार्टी में बैठा होता है, तभी मैरी उसके सामने आ जाती है। इससे पहले वो कुछ और कह पाती, अबेंडांडो उसे अंदर ले जाता है और समझाता है कि उसे कैसे पेश आना है। माइकल मैरी को ऑनररी चेयरमैन ऑफ द वीटो कॉर्लियोनी फाउंडेशन कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। मैरी सिसिली के रिजरेक्शन और जरूरतमंदों की मदद के लिए आर्च बिशप गिल्डे को $100 मिलियन देती है। आर्च बिशप माइकल का शुक्रिया अदा करता है। माइकल अपने रूम में जाता है, जहां के ओल्ड फैमिली फोटोज देख रही होती है। वो माइकल को इस ऑनर के लिए कांग्रेचुलेट करती है, कि बताती है कि वो यहाँ उनके बेटे की वजह से आई है, जो माइकल से कुछ बात करना चाहता है। एंथनी माइकल के ऑफिस में ही वेट कर रहा होता है। माइकल एनॉयड वहां पहुंचता है और पूछता है कि लॉयर बनने में तुम्हें दिक्कत क्या है। दरअसल वो म्यूजिशियन बनना चाहता है। माइकल चाहता है कि वो बस लॉ की डिग्री ले ले, उसके बाद उसे जो करना है वो करे। वो माइकल के लिए भी काम कर सकता है, पर एंथनी को ये मंजूर नहीं है। वो डिग्री पूरी करना चाहता है। माइकल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। टोनी जानता है कि उसने ही फ्रेडो को मारा। के को माइकल का अपनी करतूतों को चर्च की आड़ में छिपाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये एक शर्मनाक सेरेमनी थी। माइकल ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि उन्हें बचाने के लिए वो जो कर सकता था उसने किया। इवेंचुअली वो टोनी को उसके रास्ते पे भेजने के लिए मान जाता है। पार्टी में ग्रेस हैमिल्टन नाम की एक रिपोर्टर होती है, जिसके साथ विंसेंट फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो डिसअपॉइंट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो माइकल के साथ उसका इंटरव्यू नहीं करवा सकता। इधर माइकल की ऑफिस में एंट्री होती है वीटो कॉर्लियोनी के फ्रेंड और कॉनी के गॉडफादर डॉन ऑल्टोबेलो की। वो वीटो कॉर्लियोनी फाउंडेशन से अपना नाम जोड़ना चाहता है और माइकल को $1 मिलियन का चेक देता है। माइकल बाहर आके टॉम हैगन के बड़े बेटे और अपने गॉडसन एंड्रयू हैगन को आर्च बिशप गिल्डे से इंट्रोड्यूस करवाता है। ग्रेस
माइकल के पास इंटरव्यू की कोशिश के लिए पहुंचती है, पर माइकल उसे इग्नोर कर देता है। तभी उसका आदमी एल नेरी उसे बताता है कि जोई ज़ाज़ा उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो उसे पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करके अपनी रिस्पेक्ट शो करना चाहता है। इधर कॉनी विंसेंट से मिलती है और कहती है कि वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में माइकल से बात करेगी। जोई ऑफिस में माइकल को एक अवार्ड देता है और सीधा मुद्दे पर आता है। एक 2 कौड़ी का बास्टर्ड जो मेरे लिए काम करता है वो मेरी परेशानी बन गया है और वो तुम्हारा रिलेटिव है। यहाँ बात हो रही है विंसेंट की। उसे अंदर बुलाया जाता है। कॉनी भी उसके साथ आती है। माइकल विंसेंट को समझाता है कि जोई ने तुम्हें अपनी फैमिली में जॉब दी और मेरी सलाह के उलट तुमने उसे एक्सेप्ट किया, वो भी मेरी लेजिटिमेट वर्ल्ड में दी गई बेटर ऑफर ठुकरा कर, और अब तुम दोनों यहाँ हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कॉनी विंसेंट की साइड लेती है और माइकल उसे इंटरप्ट करता है। विंसेंट कहता है कि ये पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। विंसेंट अब उसके लिए नहीं बल्कि माइकल के लिए काम करना चाहता है। माइकल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स और कोई डेट्स ना होने की वजह से जोई का ट्रिब्यूट एक्सेप्ट करता है और विंसेंट से अपने गिले शिकवे मिटाने को कहता है। विंसेंट रिलक्टेंटली जोई को गले लगाता है और उसका कान काट लेता है। वो बाहर चला जाता है और विंसेंट वहीं ठहर कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि माइकल चाहे कुछ भी करे, वो सुप्रीम कोर्ट की तरह है जिसे उसके लॉयर ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट वो कर सकता है। आप उसे कमीशन राइज करने से रोक रहे हो, इसलिए वो आपके लिए खतरा है। मुझे ऑर्डर्स दीजिए, आई विल किल हिम। माइकल कुछ हफ्ते उसे साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कॉर्लियोने फैमिली की फोटोग्राफ होती है जिसमें माइकल विंसेंट को भी बुला लेता है। इसके बाद हम सीधा विंसेंट के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां ग्रेस उसके साथ बेड पर है। उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। विंसेंट उसे पानी लाने को कहता है और जैसे ही वो जाती है एक मास्क पहने आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और दूसरा जाके विंसेंट के रूम में गोलियां चलाना शुरू करता है। पर विंसेंट छिपा होता है और वो दूसरे आदमी को अपने गन पॉइंट पे रख के बाहर आता है और जब पहला आदमी ग्रेस को नहीं छोड़ता तो वो दूसरे को शूट कर देता है। फिर पहला वाला कुछ डर के ग्रेस को छोड़ देता है और चलते हुए बताता है कि उन्हें जोई ज़ाज़ा ने भेजा है। विंसेंट उसे भी गोली मार देता है। ग्रेस उससे नाराज होती है और विंसेंट उसे पिक्चर्स लेने नहीं देता। माइकल के घर में विंसेंट मर्डर्स की सफाई देता है कि उसने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्हें जोई ज़ाज़ा ने भेजा था और वो उसे एक मैसेज देना चाहता था। माइकल के अकॉर्डिंग वो उन्हें सरेंडर करवा के पुलिस के हवाले कर सकता था, पर खैर वो जैसा है वैसा है, लेकिन अब उसे अपनी जबान बंद रखनी होगी और जैसा माइकल कहे वैसा करना होगा। माइकल घर में बीजे हैरिसन के साथ मीटिंग करता है। वो उसे बताता है कि आज बिशप ने कुछ खास इंतजाम किए हैं, तुम अब फिलैंथ्रोपी के मामले में काफी ऊपर पहुंच जाओगे। माइकल बताता है कि उसके फादर को फाउंडेशन जैसी चीजों में विश्वास नहीं था, वो खुद इन सब चीजों को करना पसंद करते थे। अगले सीन में आर्च बिशप माइकल से कहता है कि उसे डॉन कॉर्लियोने की मदद चाहिए, ना सिर्फ कैंडल जलाने में बल्कि उनका 769 मिलियन का घाटा पूरा करने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि चर्च दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन इमोबिलियारे के 25% का मालिक है, जिसकी कीमत $6 बिलियन है। अब माइकल को लगता है कि इसके कंट्रोल के लिए वेटिकन के वोट की जरूरत होगी, लेकिन आज बिशप बताता है तुम गलत सोच रहे हो, यहाँ एक इंसान का वोट मायने नहीं है, ये भी दुनिया की किसी और कंपनी की तरह डायरेक्टर्स और रूल से चलता है और खुद पोप तुम्हें अप्रूव करेंगे। माइकल ने सब कसिनो और गैम्बलिंग से जुड़े सारे बिजनेसेस बेच दिए हैं और अब वो कुछ भी गैर कानूनी नहीं करता। वो आज बिशप को वेटिकन बैंक में $500 मिलियन डिपॉजिट करने को कहता है, जिसके बदले उसे इमोबिलियारे का मेजॉरिटी कंट्रोल चाहिए। इसके जरिए वो यूरोपियन एकता को प्रमोट करेगा। आज बिशप मान तो जाता है, लेकिन वो इसके लिए $600 मिलियन की मांग करता है, ये कह के कि इस डील के बाद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होगा और उसकी और उसके परिवार की सारी हिस्ट्री धुल जाएगी। माइकल मान जाता है। फिर हम बहुत सारे अखबारों में इस डील की फ्रंट पेज न्यूज देखते हैं कि माइकल ने इमोबिलियारे को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद हम माइकल की शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग देखते हैं। एक शेयर होल्डर यहाँ उससे वेटिकन बैंक डिपॉजिट मनी के बारे में पूछता है जो इमोबिलियारे से लिंक्ड है। वो इस मैटर को कुछ संशय की नजर से देखता है।
हैरिसन इसका आंसर देता है कि ये उनके परिवार का पैसा है। माइकल अपनी स्पीच देते हुए कहता है कि अगर अमेरिका और यूरोप एक हो जाएं, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। इधर माइकल ये मीटिंग खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एक और शेयर होल्डर आके चिल्लाने लगता है, हम एक अपराधी को ये कंपनी चलाने नहीं दे सकते। विंसेंट उसका माइक ऑफ कर देता है। एक बोर्ड मेंबर चेयरमैन से कहता है, द हैमिल्टन इन्वेस्टर्स ग्रुप इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं दे सकते। आर्च बिशप मिस्टर चेयरमैन को कहता है कि इमोबिलियारे मिस्टर कॉर्लियोने के हाथों में ही रहने दो। लोग उसे अपलॉड करते हैं। घर पे मैरी उससे सवाल करती है कि टोनी के अकॉर्डिंग मैं बस नाम की हेड हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माइकल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रियल है, फाउंडेशन रियल है। वो पूछती है कि असल में ये सब है क्यों, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। माइकल जैसे तैसे उसे समझा लेता है कि ये सब ठीक है। रात को चाइना बॉल रेस्टोरेंट के बाहर डॉन ऑल्टोबेलो माइकल से कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें मिस करते हैं, उन्हें लगता है कि तुमने उन्हें छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि तुम उनका पैसा भी इमोबिलियारे में लगा के उसे भी लेजिटिमेट कर दो, पर माइकल इसके लिए साफ इनकार कर देता है। ऑल्टोबेलो कहता है, अपने फादर से सीखो, वो रीजनेबल थे। माइकल यही मीटिंग खत्म कर देता है। इधर रोम में हम एक इटालियन रेडियो ब्रॉडकास्टर पे सुनते हैं कि पोप बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से संडे ब्लेसिंग्स नहीं दे पाएंगे, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। वेटिकन के बोर्डरूम में इमोबिलियारे शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है। वो सभी माइकल वाले मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। कुछ लोग माइकल के हाथ कंट्रोल आने के समर्थन में नहीं हैं। वो इसे तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस पे खुद पोप मोहर नहीं लगाते। मीटिंग के बाद कुछ शेयर होल्डर्स के सामने हैरिसन अपनी नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। केंजिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इमोबिलियारे में यूरोपियन ट्रेडिशंस की रूट्स हैं। माइकल भी इस चीज से काफी नाराज है। लुकेसी उसे कहता है, हम तुम्हें कंट्रोल दे देंगे, पर हमारी नाव एक ही दिशा में चलनी चाहिए, वरना पता नहीं ये सफर कब तक चल पाएगा। माइकल हैरिसन के साथ बाहर चला जाता है। वापस न्यूयॉर्क में विंसेंट और मैरी अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं। यहीं दो नेबरहुड ओल्ड लेडीज विंसेंट से जोई ज़ाज़ा से बचाने को कहती हैं। वो उन्हें अश्योरेंस देता है। मैरी एक कैफे में उससे पूछती है कि तुम्हें हमारे फादर की कहानियां याद हैं। विंसेंट उसे काफी कुछ बताता है, लेकिन मैरी जानना चाहती है कि क्या माइकल ने सनी को मारा। विंसेंट इससे इनकार करता है और कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। माइकल और विंसेंट एक हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं, जो डॉन ऑल्टोबेलो ने माइकल की रिक्वेस्ट पे अरेंज किया है। यहाँ माइकल विंसेंट को बताता है कि अपने दुश्मनों से कभी नफरत मत करो, इससे तुम्हारे जजमेंट्स पर असर पड़ता है। यहाँ से हम पहुंचते हैं अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में, जहाँ के एक कसिनो में कमीशन मीटिंग हो रही है। डॉन ऑल्टोबेलो मीटिंग को एड्रेस करता है। जोई ज़ाज़ा भी वहाँ मौजूद है। ऑल्टोबेलो सबकी हेल्प करने के लिए माइकल का शुक्रिया करता है। माइकल यहाँ अनाउंस करता है कि अब उनका बिजनेस पूरा हो गया है और अब वो इस रिश्ते को पूरी तरह डिसॉल्व करना चाहता है। इसके बाद वो कसिनो बेच के आए पैसों को सब में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एल नेरी से बंटवा देता है। विंसेंट जोई के कान में कहता है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ज़ाज़ा इस बात से बहुत नाराज है, क्योंकि उसके परिवार ने बहुत मेहनत की, बहुत जोखिम उठाए। माइकल उसके फेमस होने की बहुत तारीफ करता है। ज़ाज़ा उसकी बात से सहमत होकर कहता है, मैं ब्लैक्स और स्पेनिश लोगों को अपने परिवार के नजदीक रखता हूँ, क्योंकि यही तो अमेरिका है। माइकल उससे पूछता है, तो क्या ये गारंटी है कि वो नेबरहुड में ड्रग्स डील नहीं करते। ज़ाज़ा ये गारंटी नहीं करता, पर यह जरूर कहता है अगर कोई ऐसा करेगा तो वो उसे मार देगा। ऑल्टोबेलो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ज़ाज़ा उसे इंटरप्ट करके कहता है, मैंने इतना सब किया तुम्हारे लिए और मेरी ऐसी बेइज्जती हुई, अब मैं हक छीनूंगा। और आज माइकल ने ये क्लियर कर दिया कि वो मेरा दुश्मन है। वो बाहर चला जाता है और ऑल्टोबेलो उसके पीछे जाता है। बाकी डॉन्स उसे फिर से अपना पैसा भी वाइट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। माइकल शांत रहता है और अचानक रूम शेक होने लगता है। विंसेंट समझ जाता है कि यहाँ हमला होने वाला है। सब वहां से उठने लगते हैं। कोई बाहर डोर नॉब्स को हथकड़ी से बंद कर देता है और सारे डॉन्स वहीं बंद हो जाते हैं। उनके रूम के ऊपर एक हेलीकॉप्टर अपीयर होता है और ग्लास सेलिंग से फायरिंग शुरू हो जाती है। विंसेंट माइकल को प्रोटेक्ट करता है। काफी लोग मारे जाते हैं। एलनेरी बार के पीछे से एक शॉटगन उठा के दरवाजे को उड़ा देता है और विंसेंट और माइकल वहां से बाहर निकल जाते हैं। माइकल के घर एलनेरी बताता है कि काफी डॉन मर चुके हैं और जो बचे हैं उन्होंने ज़ाज़ा के साथ डील कर ली है।
ऑल्टोबेलो भी बच गया है। अब वो स्टेट आइलैंड में अपनी बेटियों के साथ है और वो सिसिली में रिटायर होगा। माइकल को पूरा यकीन है कि ज़ाज़ा कम अकल है, बैल बुद्धि है। वो इतने बड़े हमले को बिना किसी की मदद के अंजाम नहीं दे सकता और ना ही उसमें इतना एम्बिशन है। विंसेंट उसे मारना चाहता है। माइकल उसे चुप रहने को कहता है। वो ज़ाज़ा को अपना मैसेज भेजने को कहता है क्योंकि वो पहले एक बिजनेसमैन है और उसे किसी से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। विंसेंट वहां से चला जाता है। माइकल फ्रस्ट्रेटेड है कि जैसे ही वो इन सब चीजों से बाहर निकलता है, लोग उसे दोबारा खींच लेते हैं। उनके असली दुश्मन ने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। तभी माइकल को डायबिटिक अटैक आता है और वो किचन काउंटर पर लड़खड़ाने लगता है। विंसेंट और एलनेरी के सहारे वो चलने की कोशिश करता है और कोलैप्स हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हैरिसन आर्च बिशप को होटल जाके माइकल की तबीयत की खबर देता है। वो डील के बारे में बात करना चाहता है पर आर्च बिशप कहता है कि पोप के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, देखते हैं क्या हो सकता है। इधर चैपल में एलनेरी और विंसेंट बात कर रहे हैं। नेरी के मुताबिक ज़ाज़ा को मारना तो वो भी चाहता है, लेकिन क्योंकि वो लोगों से हमेशा घिरा रहता है इसलिए उसे मारना नामुमकिन है। विंसेंट उसे मारने के अपने फैसले पर दृढ़ है और वो ये खुद करेगा। वो नेरी से कहता है उसे कुछ आदमी चाहिए। इधर के माइकल से मिलने आती है और उसे टोनी को म्यूजिक में करियर बनाने देने के लिए थैंक्स बोलती है। वो के को देख के काफी खुश है। उसे लगता है कि अब वो ज्यादा समझदार हो गया है। फिर मैरी और टोनी अपने डैड से मिलने आते हैं। माइकल टोनी के लिए बहुत खुश है कि वो सिसिली में परफॉर्म करने जा रहा है, वो वहां जरूर आएगा। मैरी विंसेंट से मिलने पहुंचती है। वो छिपा हुआ है, दरअसल वो अपने फादर के लिए डरी हुई है। मैरी को बचपन का इंसिडेंट याद है जब उनके घर में गोलियां चली थी और एलनेरी ने उन्हें बचाया था। उसे लगता है फिर से वही होगा। विंसेंट उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उसके वहीं रुक जाती है और न्योकी बनाने में उसकी हेल्प करती है, जो काफी सेंशियस हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करते हैं और किस करते हैं। यहाँ से हम सीधा न्यूयॉर्क स्ट्रीट में पहुंचते हैं जहाँ स्ट्रीट फेयर चल रहा है और ज़ाज़ा यहाँ अपने गुंडों के साथ मौजूद है। यहाँ उसे एक लॉटरी टाइप की चीज रखी है जिसपे किसी शख्स को कैडिलैक के नाम में मिलेगी। यहाँ विंसेंट का बॉडीगार्ड ज़ाज़ा से पंगे लेने लगता है और उसकी इनाम वाली कैडिलैक पर बैठ के उस पर स्क्रैच मारता है। ज़ाज़ा के बॉडीगार्ड्स उसे धमकाते हैं और वो वहां से चला जाता है। तभी प्रोसेशन में शामिल एक हुडिड आइकन बेरर रोब में से एक शॉटगन निकाल के ज़ाज़ा के आदमी पर हमला करता है। वहां गोलीबारी और भगदड़ शुरू हो जाती है। ज़ाज़ा बचने के लिए एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता है जो लॉक्ड है। विंसेंट पुलिस वाले की ड्रेस में वहां पहुंच के ज़ाज़ा को शूट कर देता है। इधर माइकल घर पे एलनेरी, कॉनी और विंसेंट को फटकार लगाता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। विंसेंट खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है पर माइकल सबको ये कह के शांत करा देता है कि इस फैमिली को मैं कमांड करता हूँ और मेरे हिसाब से ये गलत था, तुम ये बात समझ लो तो बेहतर है। फिर वो विंसेंट को अपने साथ रूम में ले जाता है कुछ बात करने के लिए। वो उसे समझाता है कि गुस्से में किए गए फैसले अक्सर ठीक नहीं होते और फिर वो उसे अपनी बेटी मैरी से दूर रहने को कहता है। वो उनका रिश्ता भांप गया था। उसे डर है कि जब खतरा आता है तो सबसे पहले उसे नुकसान पहुंचता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगले सीन में माइकल डॉन ऑल्टोबेलो के साथ बैठा है और उससे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्टोबेलो उसे हेल्थ की वजह से रिटायर होने की सलाह देता है पर माइकल इस बात से सहमत नहीं है। उस पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। माइकल उससे कहता है कि वो जोई ज़ाज़ा के बारे में गलत था और ऑल्टोबेलो एक्सेप्ट करता है कि ज्यादा विश्वास करना ही हमेशा उसकी कमजोरी रही है। माइकल कहता है कि हमें मिलते रहना चाहिए। यहाँ से हम सीधा सिसिली पहुंचते हैं जहां माइकल अपने पुराने दोस्त डॉन टॉमसिनो के कंपाउंड में बैठा है। उसके लिए काफी अच्छी वेलकम पार्टी अरेंज की गई है। माइकल यहाँ टॉमसिनो से ऑल्टोबेलो के बारे में उसकी राय जानना चाहता है, जिस पे वो जवाब देता है कि वो एक टैलेंटेड आदमी है जिसकी वजह से सिसिलियन और अमेरिकन के बीच पीस कायम रहा। यहाँ वो अटलांटिक सिटी में हुए ब्लड बैथ का जिक्र करते हुए कहता है कि अब हमें ज़ाज़ा के जाने के बाद वापस स्टेप इन करना ही होगा। लेकिन माइकल परेशान है कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन हो सकता है जिसने इस मैसेकर के ऑर्डर्स भी दिए और जो वेटिकन की डील में भी प्रेशर बनाए हुए है। डॉन टॉमसिनो को पूरा यकीन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लुकेसी ही कर सकता है। हैरिसन को लगता है
आर्च बिशप बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन माइकल इन दोनों को अलग नहीं मानता, बल्कि ये एक ही प्रॉब्लम है। डॉन टॉमसिनो उसे बताता है कि वो चर्च में कार्डिनल लैम्बर्टो से बात कर सकता है। वो एक समझदार और इन्फ्लुएंशियल आदमी है। यहाँ से हम पहुंचते हैं एक पार्टी में जो माइकल एंथनी की थिएटर मैक्सिमो इन द ओपेरा कैवलियारे रस्टिकाना में फर्स्ट अपीयरेंस की खुशी में दे रहा है। इस पार्टी में एंथनी अपने फादर के लिए एक ऑथेंटिक सिसिलियन गाना गाता है। इस दौरान हम अपोलोनिया और माइकल की शादी के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं। माइकल रोने लगता है। बाद में माइकल कोर्टयार्ड में अपने बच्चों को अपोलोनिया की मौत के हादसे के बारे में बताता है। यहीं माइकल मैरी को विंसेंट से दूर रहने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती और नाराज होकर वहां से चली जाती है। माइकल विंसेंट को अपने रूम में बुलाकर उसे डॉन ऑल्टोबेलो के साथ मिलने को कहता है और खुद को धोखा देने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि ये काम कैसे करना है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कि तुम मैरी को लेके भागना चाहते हो और उसमें उसकी मदद मांगनी है, पर जाहिर है ये ऐसे नहीं होगा, तो तुम्हें ऑल्टोबेलो से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो मुझसे तुम्हारी शादी की बात करे। उसे समझाओ कि तुम मेरी लेजिटिमेट दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए तुम्हें अब खुद की फैमिली चाहिए। विंसेंट ऑल्टोबेलो के पास जाके एग्जैक्ट यही करता है और ऑल्टोबेलो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। डॉन ऑल्टोबेलो उसे डॉन लुकेसी से मिलवाता है, ये कह के कि इसने ज़ाज़ा को उसकी कब्र तक पहुंचाया। हमें पता होता तो हम पहले ही इसका साथ देते। डॉन लुकेसी उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। वो समझाता है फाइनेंस एक गन है और पॉलिटिक्स ये जानना है कि उस ट्रिगर को कब दबाना है। और माइकल कार्डिनल लैम्बर्टो से मिलता है। वो बताता है कैसे आर्च बिशप ने अपने फायदे के लिए उसे धोखा दिया। कार्डिनल लैम्बर्टो कहता है यूरोप सदियों से क्रिश्चियनिटी से घिरा है, लेकिन असल में क्राइस्ट उनके अंदर नहीं बसते। तभी माइकल का शुगर लेवल लो होने लगता है और वो थोड़ा जूस और कैंडी खाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्डिनल से आर्च बिशप की शिकायत करना कोई मामूली बात नहीं है। लैम्बर्टो उससे कन्फेशन के लिए कहता है। माइकल झिझकते हुए कहता है अगर पछतावे ना हो तो कन्फेशन का फायदा नहीं है। वो रिडेम्पशन से परे है क्योंकि उसने अपने परिवार के लोगों को मारा और मरवाया। ये कहते हुए वो रोने लगता है। लैम्बर्टो के अकॉर्डिंग उसका सफर होना ही उसकी असली सजा है। इधर इटालियन रेडियो ब्रॉडकास्ट से हमें पता चलता है कि 81 साल के पोप की डेथ हो चुकी है। इसके बाद हम माइकल और कॉनी के बीच एक सीन देखते हैं जिसमें वो कॉनी को कन्फेशन की बात बताता है और कॉनी कहती है छोड़ो, जो होना था वो हो चुका है। डॉन ऑल्टोबेलो फेमस असैसिन मॉस्का से मिलने जाता है। वो चाहता है कि मॉस्का उसके रास्ते से एक खतरनाक और फेमस आदमी को हटाए जो उसके रास्ते का कांटा बना हुआ है। मॉस्का मान जाता है और ऑल्टोबेलो बहुत खुश हो जाता है। इधर के सिसिली पहुंचती है कैवलेरिया रस्टिकाना में एंथनी के ओपेरा के लिए। मैरी साथ में उनकी एक पिक्चर लेती है। माइकल के को रियल सिसिली दिखाना चाहता है जिससे शायद के फैमिली हिस्ट्री को बेहतर समझ सके। अगले सीन में वो एंथनी को एक ड्राइंग देता है जो उसने अपने बचपन में माइकल के लिए बनाई थी और इसे गॉडफादर 2 में भी दिखाया गया है। ये देख के एंथनी बहुत खुश होता है कि उसके फादर ने आज भी इसे संभाल कर रखा है। फिर हम के को कंपाउंड में देखते हैं जो टाउन घूमने जा रही है। जब वो कैब में बैठती है तो पता चलता है कि कैब का ड्राइवर माइकल ही है। इधर कॉनी ड्राइंग रूम में विंसेंट से बात करते हुए कहती है कि अगर माइकल को कुछ भी होता है तो तुम्हें बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। माइकल के को अपने फादर के बचपन का घर दिखाता है। फिर वो वेडिंग म्यूजिक को फॉलो करते हुए उस चर्च में पहुंचते हैं जहां माइकल और अपोलोनिया की शादी हुई थी। के माइकल को मैरी के प्यार के बारे में बताती है और इसके फौरन बाद वो एक पपेट शो देखते हैं। इसकी स्टोरी कुछ माइकल और मैरी से मिलती जुलती है, जिसमें एक फादर को अपनी बेटी से प्यार करने वाला पसंद नहीं था और जाहिर है माइकल को ये पपेट शो पसंद नहीं आता। दोनों उस वेडिंग पार्टी में डांस करते हैं और के को वो पुराने दिन याद आते हैं। वो कहती है जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे फादर के बिजनेस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तब तुम बिल्कुल टोनी जैसे थे। इधर डॉन टॉमसिनो कार में अपने घर जा रहा होता है।
यहाँ उसे 2 प्रीस्ट मिलते हैं जिनसे वो लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन ये प्रीस्ट नहीं बल्कि मॉस्का और उसका बेटा है। टॉमासिनो उसे पहचान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर तक पहुंचाने से मना करता है। तो मॉस्का वहीं शॉटगन निकालकर उसकी कार पर हमला करके उसको मार देता है। इधर माइकल और के टॉमासिनो के घर में होते हैं और कई सारी पुरानी बातें याद करते हैं। माइकल चाहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए के उसे माफ कर दे, क्योंकि वो सब उससे अपने फादर और परिवार के लिए ही किया था। के रोने लगती है और उसे कहती है, आई ऑलवेज लव्ड यू माइकल, आई ऑलवेज विल। तभी टॉमासिनो का आदमी माइकल को खबर देता है कि उसका मर्डर कर दिया गया है। वो उसका बदला लेना चाहता है और के समझ जाती है ये सब कभी खत्म नहीं होगा। वेटिकन सिटी में लैम्बर्टो को नया पोप चुना जाता है। न्यूज़पेपर में चीफ वेटिकन अकाउंटेंट फ्रेडरिक केंजिक के गायब होने की खबरें जोर पकड़ लेती हैं। फिर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट से हमें पता चलता है कि उसे 3 दिन पहले वेटिकन की कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल इमोबिलियारे के रोम ऑफिस से निकलते हुए देखा गया था। वहां से बहुत सा पैसा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। वो आर्च बिशप का कॉल भी पिक नहीं कर रहा। ये सभी चीजें कुछ सालों से वेटिकन बैंक और उसकी सब्सिडियरी कंपनीज पर लग रहे डिसरेप्यूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस की बात पर जोर डालता है। आर्च बिशप लुकेसी को कॉल पे बताता है कि नया पोप पुराने जैसा नहीं है, ये खतरे की बात हो सकती है। टॉमासिनो की बॉडी उसके घर आ जाती है। माइकल उसकी बॉडी के पास बैठ के रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। न जाने उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है या दिल। विंसेंट उससे मिलने आता है और बताता है कि ऑल्टोबेलो, आर्च बिशप और जो इनसे भी ऊपर के लोग हैं उन्हें लुकेसी कंट्रोल करता है। इनके खेमे में इटली के मेजर पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट फिगर्स, हाई रैंकिंग वेटिकन क्लर्जी और माफियोसी भी शामिल है। इस ग्रुप के साथ काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जुड़ी हैं। वो उसे ये भी बताता है कि उन लोगों ने एक असैसिन उसके पीछे छोड़ा है, यानी मॉस्का, और ये भी बताता है कि वो कभी अपने काम में फेल नहीं हुआ है। माइकल समझ जाता है कि अब ना तो वो सेफ है और ना ही पोप। विंसेंट को लगता है चीजें अब भी सुधर सकती हैं। माइकल को डर है कि वो भी उसी के जैसा हो जाएगा। विंसेंट उससे सब कुछ ठीक करने का ऑर्डर मांगता है। कॉनी पहले से ही इस बात से सहमत है। माइकल ऑर्डर दे देता है, लेकिन एक शर्त पर कि विंसेंट को मैरी से अलग होना होगा और यही इसकी कीमत है। फिर माइकल उसी मोमेंट से उसे खुद को विंसेंट मंसीनी के बजाय विंसेंट कोर्लियोनी कहने को कहता है। कार्लो, अल्नेरी और आर्मांड न्यू डॉन कोर्लियोने का हाथ चूम के उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहां से हम सीधा थिएटर मैक्सिमो ओपेरा हाउस पहुंचते हैं। एंथनी की परफॉर्मेंस की ओपनिंग नाइट इन कैवेलेरिया रस्टिकाना बाय पिएट्रो मास्कियानी। कोर्लियोनेस भी बाकी ऑडियंस के साथ साथ वहां पहुंचते हैं। वहां डॉन ऑल्टोबेलो भी है और वो एंट्रेंस पे विंसेंट से मिलता है। वो कहता है, बस अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम माइकल को किसी भी तरह बचा नहीं सकते। सभी जगह बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। ऑल्टोबेलो कॉनी से मिलता है। कॉनी के हाथ में एक पेस्ट्री बॉक्स है जिसमें एक कैनोली है, जिसे वो ऑल्टोबेलो के 80th बर्थडे की वजह से लाई है। वो अश्योर होने के लिए पहले कॉनी को ही टेस्ट करवाता है, लेकिन वो बस हल्का सा टेस्ट करके उसे कैनोली दे देती है। ऑल्टोबेलो अश्योर हो जाता है कि सब ठीक है और फिर वो खुद टेस्ट करता है। इधर बीजे हैरिसन माइकल को आके बताता है कि पोप ने उनकी इमोबिलियारी डील को रेटिफाई कर दिया है, जैसा माइकल को लगा था। लेकिन अब माइकल उसके लिए परेशान है, क्योंकि ईमानदार होना आज के दौर में बहुत खतरनाक चीज है। मैरी विंसेंट से मिलती है और वो वैसा ही करता है जैसा माइकल ने उसे कहा था। वो मैरी से दूर रहने को कहता है, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका है। मैरी रोने लगती है। उसे पता है ये उसके फादर का किया कराया है, लेकिन विंसेंट का कहना है कि ये उसकी मर्जी है और अब वो किसी और से प्यार करे। मैरी को ये बात समझनी होगी। सभी मेन थिएटर में अपनी जगह लेते हैं। टोनी की सिंगिंग शुरू होती है। मॉस्का बाकी प्रीस्ट के साथ मेन थिएटर में एंटर करता है। डॉन ऑल्टोबेलो कोर्लियोने फैमिली से अलग एक बॉक्स में बैठा है और कॉनोली के मजे ले रहा है। विंसेंट और बॉडीगार्ड्स को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है।
मॉस्का एक एम्प्टी बॉक्स में एंटर करने जाता है और रोके जाने की वजह से ट्विन बॉडीगार्ड्स आर्मांड या फ्रांसेस्को में से किसी एक को स्टैब करके मार देता है और बॉडी अपने साथ बॉक्स में ले जाता है। फिर वो एक बड़े कपड़े में छिपाई गई अपनी राइफल निकालता है और उसे असेंबल करता है। बॉडीगार्ड्स को एक गार्ड के मिस होने का अंदेशा हो जाता है। इधर कालो डॉन लुकेसी के घर पहुंचता है और कहता है कि वो माइकल कॉर्लियोनी का मैसेज लाया है। ये प्लान विंसेंट का था। वहां एंटर करते ही उसकी फ्रिस्किंग होती है, उसे मेटल डिटेक्टर से सर्च किया जाता है। एल नेरी ट्रेन में है। विंसेंट ने उसे वेटिकन भेजा है ताकि वो आर्च बिशप से बदला ले सके। उसके पास एक बिस्किट्स का बॉक्स है। वो उसका टॉप लेवल हटाता है और हम देखते हैं कि उन बिस्किट्स के नीचे एक गन छिपी हुई है। दूसरा बॉडीगार्ड मॉस्का वाले बॉक्स में एंटर करता है और फर्स्ट वाले की लाश देखता है। उसके बाहर जाते वक्त मॉस्का उस पर भी अटैक कर देता है। फिर एक तीसरा बॉडीगार्ड आता है। वो देखता है कि दूसरे बॉडीगार्ड ने मॉस्का को गले से पकड़ के रोका हुआ है। तीसरा इससे अपने गार्ड्स डाउन करता है और ऐसा होते ही मॉस्का सेकंड की बॉडी को गिराकर तीसरे को भी मार देता है। बॉक्स में कोई हैरिसन के कान में कुछ कहता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। ओपेरा में एक एक्ट के एंड के दौरान मॉस्का का बेटा लूप शॉटगन लेके एक्टर्स के भेस में कॉरिडोर में पहुंचता है। विंसेंट ने केंजिक का बंदोबस्त कर दिया है। वो बेड पे लेटा होता है और जैसे ही आंखें बंद करता है विंसेंट का एक असैसिन आके उसे पिलो से सफोकेट करके मार देता है। वेटिकन में एक प्रीस्ट पोप लेम्बर्टो के लिए चाय लेकर जाता है जिससे उसे सोने में मदद मिलेगी। फिर थिएटर में हमें मरे हुए बॉडीगार्ड दिखाए जाते हैं। मॉस्का अपनी राइफल लेके वापस बॉक्स में आता है। तभी हैरिसन आके माइकल के कान में कुछ कहता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। माइकल की जगह एंड्रयू ले लेता है। हैरिसन बताता है कि वेटिकन में पोप के खिलाफ साजिश चल रही है, पर माइकल जानता है कि वो इसे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो वापस ओपेरा में चले जाते हैं। मॉस्का वहां से नीचे आ जाता है और लूप उसे एक हैंडगन देता है। वेटिकन में एक नन जब पोप लेम्बर्टो को जगाने जाती है तो उसे पता चलता है कि पोप की मौत हो चुकी है क्योंकि जो चाय उसने पी थी उसमें जहर मिलाया गया था। मैरी अभी भी रो रही है। विंसेंट उसके कंधे पे हाथ रखता है। कॉनी ओपेरा ग्लासेस से ऑल्टोबेलो को देख रही है जो अभी भी कनोली खा रहा है। जैसे ही वो उसे नोटिस करता है कॉनी अपने ग्लासेस स्टेज की तरफ मोड़ देती है। इसके बाद स्टेज पर एक ग्रैंड क्रूसीफिक्स के एक्ट के दौरान ही ऑल्टोबेलो को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसी सीट पे कॉनेली हाथ में लिए हुए उसकी मौत हो जाती है। फिर हम इंटरकट्स के साथ कालो और एल नेरी दोनों के सीन्स देखते हैं। एल नेरी सीढ़ी चढ़ते हुए आर्च बिशप को फॉलो करता है और शैडोज में छिपके सही मोमेंट का वेट करता है। मौका मिलते ही वो बाहर आता है और आर्च बिशप को 3 बार शूट करता है और उसे देख लेने के बाद भी गिल्डे कुछ नहीं कर सकता था। इधर कालो डॉन लुकेसी के ऑफिस में एंटर करता है। वो माइकल का मैसेज उसके कान में बताना चाहता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बॉडीगार्ड बताता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, ही इज क्लीन। लुकेसी मान जाता है। कालो कहता है पावर वेयर्स आउट दोज हु डोंट हैव इट, यानी जो लोग सोचते हैं कि उनके पास पावर है वो इस इल्यूजन का पीछा करने में इतने बिजी रहते हैं कि वो सिर्फ उसके एक हिस्से को देखने के लिए उन लोगों के कंपैरिजन में उन्हें 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है जिनके पास असल में पावर है। लुकेसी ये सुन के हंसता है और कालो उसका चश्मा उतार के लुकेसी के गले में उतार देता है। ओपेरा का फाइनल एक्ट शुरू होता है। एल नेरी आर्च बिशप की बॉडी को उन्हीं स्टेयर्स के गैप से नीचे फेंक देता है जिन पे वो चढ़ रहा था। केंजिक की बॉडी को ब्रिज से लटका दिया गया है और लुकेसी की भी अपनी चेयर पे ही मौत हो चुकी है। ओपेरा खत्म होते ही ऑडियंस तालियां बजाना शुरू करती है। सभी एंथनी को एक्नॉलेज करते हैं। एक आदमी डॉन ऑल्टोबेलो के पास पहुंच के उसे शेक करता है और उसकी बॉडी एक साइड में स्लम्प हो जाती है। ओपेरा हाउस के बाहर एंथनी अपनी फैमिली से मिलता है। सभी खुश हैं। मैरी विंसेंट के पास जाती है। विंसेंट बात करने से मना कर देता है। वो उसे परिवार के साथ रहने के लिए कहता है। एक बॉडीगार्ड विंसेंट को बताता है कि ट्विंस मर चुके हैं। वो कहता है सबको जल्दी और शांति से कार्स तक पहुंचाओ।
ओपेरा हाउस की एंट्रेंस पे कॉर्लियोनी फैमिली पहुंचती है। मॉस्का वहीं उन प्रीस्ट के साथ खड़ा है जिनके साथ वो आया था। प्रेस मेंबर्स वहां मौजूद हैं। मैरी अपने फादर के पास पहुंचकर कहती है, आप मेरे साथ ऐसा मत करो। लूप के हाथ में गन देख के बॉडीगार्ड उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो खाली है। मॉस्का अपने रोब से गन निकालता है और 2 गोलियां चलाता है। सब पैनिक होकर चिल्लाने और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। माइकल हल्का सा झुकता है। गोली उसके कंधे से होकर गुजरी है। प्रीस्ट मॉस्का को पकड़ लेते हैं। विंसेंट वहीं मॉस्का को गोली मार देता है। जब यह हंगामा खत्म होता है तो माइकल देखता है कि गोली मैरी की छाती में लगी है। उसकी ड्रेस से खून बह रहा है। मैरी कहती है, डैड, और फिर नीचे गिर जाती है। वो माइकल की गोद में है। कुछ सेकंड्स वहां सन्नाटा छाया रहता है और फिर के रोना शुरू करती है। माइकल की हालत बहुत खराब है। के मैरी की बॉडी को अपनी बाहों में लेती है और बुरी तरह रोने लगती है। सीन में अब उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती, बस इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है और हम माइकल को दर्द में चिल्लाते हुए देखते हैं। देर में हमें भी उसकी चीखें सुनाई देने लगती हैं। कॉनी भी अनकंट्रोलेबली रोने लगती है। पुलिस आती है और ओपेरा हाउस में हालात का जायजा लेती है। फिर हम यहाँ फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें माइकल उन 3 औरतों के साथ डांस कर रहा है जिन्हें वो खो चुका है। पहले फ्लैशबैक में मैरी और माइकल का डांस जो इस फिल्म की स्टार्टिंग में आता है। फिर हम देखते हैं माइकल और अपोलोनिया को उनकी वेडिंग पे डांस करते हुए जो हुई थी पार्ट 1 में। और लास्ट में हम माइकल और के को देखते हैं जो एंथनी के फर्स्ट कम्युनियन सेलिब्रेशन में डांस कर रहे हैं जो हुआ था गॉडफादर पार्ट 2 में। यहाँ से हम डॉन टॉमसिनो के विला के एक कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं। बूढ़ा माइकल एक चेयर पर बैठा है। वो अपने सनग्लासेस पहनता है और कुछ देर बैठने के बाद उसी चेयर पर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। एक ऑरेंज उसके हाथ से गिर जाता है। फिर कुछ देर में वो चेयर से नीचे गिरता है और फिल्म खत्म हो जाती है।